नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 11 की। लेक्चर नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम आगे बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन 12th फिजिक्स। तो ये साइक्लोट्रॉन के बारे में समझिए। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक डिवाइस ऐसा हुआ ये which is used for accelerating the charged particles। चार्ज पार्टिकल जिसमें यूजुअली आपको आते हैं प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ही यहाँ पर आप ऑपरेट करते हैं इन जनरल, और उसमें भी वो थोड़े से हैवी होने चाहिए, जैसे कि प्रोटॉन्स होते हैं, ड्यूट्रॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन काफ़ी लाइट पार्टिकल है, काफ़ी हल्का है, तो उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते इस डिवाइस की मदद से। ये ध्यान में रखना है। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज फॉर एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल्स, और यूजुअली दे चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ड्यूट्रॉन्स क्या होता है? तो वही आपका हाइड्रोजन के जैसे क्या होता है कि 3 आइसोटोप्स बनते हैं। ठीक है, एक जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। वो आपका नॉर्मल वाला हाइड्रोजन हो गया, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन अगर उसका दूसरा आइसोटोप देखिएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो वो आपका एक तरह से उसका अगर आप चार्ज बनाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से निकाल देते हो, तो आपके पास जो उसका न्यूक्लियस बचा उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक है, अगर सिंपल हाइड्रोजन की बात करें जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उसमें से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो फिर वो प्रोटॉन बना। लेकिन एक ऐसे हाइड्रोजन की बात करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसको ऐसे ड्यूट्रॉन बोलते हैं। और इसी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा तो जो बच गया एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो वो आपका ड्यूट्रॉन के नाम से जाना जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, और ये हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, वो अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाएगा, He++ लिखते हैं उसको। तो इसको और डिटेल में हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में इसको स्टडी कर लेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। अभी बस ऐसे ध्यान में रखिए कि प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो 1 AMU, और इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन का 2 AMU। तो प्रोटॉन से डबल वेट का हो गया, क्योंकि इसमें तो अकेले एक प्रोटॉन रहा है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन साथ में रहेगा और एक प्लस चार्ज रहेगा। और इसमें क्या होगा, 4 यूनिट, 4 AMU यहाँ पर मास चलेगा और 2 यूनिट प्लस चार्ज रहेगा। चलिए तो ये सारे चार्ज पार्टिकल्स को आप एक्सीलरेट कराते हैं इस साइक्लोट्रॉन डिवाइस की मदद से अप टू वेरी हाई एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल जो रहेगा उससे काफ़ी हाई हो जाता है, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं ये प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। और उसकी रेंज क्या होती है, इन रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेगा मतलब 10⁶, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको प्राप्त हो जाती है। और विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यहाँ पे क्रॉस्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं, और उस अरेंजमेंट के थ्रू आपको इस तरह से वेरी हाई एनर्जी लेवल फॉर दीज पार्टिकल्स, दीज चार्ज पार्टिकल्स आप गेन कर सकते हैं। और जिस डिवाइस के मदद से आप ये काम कर रहे हैं उसी को क्या कहना है, साइक्लोट्रॉन। तो एक बार फिर से, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द एक्सीलरेटिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यूजुअली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स etc, up to very high energy level in range of mega electron volt with the help of perpendicular electric and magnetic fields। तो देखिए यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे अगर, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर्स। 2 हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर्स इस तरह से दिख रहे हैं हमको, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, D1 D2 के फॉर्म में, जिनका नाम क्या है, नोन एज डीज। इसको क्या बोलना है, डीज बोलना है। ओके, D1 एंड D2 जैसा दिख रहे हैं, डी शेप के दिख रहे हैं ना, इसलिए इसको डीज बोल दिया। कनेक्टेड विथ एन AC ऑसिलेटर या सोर्स या वोल्टेज सोर्स। इसको आप कनेक्शन देते हैं कहाँ से, एक वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, वोल्टेज, तो इनको हम लोग AC वोल्टेज सोर्स से यहाँ पे कनेक्शन देंगे। AC आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो मतलब एक बार प्लस होगा एंड तो फिर तुरंत माइनस हो जाएगा, फिर से प्लस होगा, फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अपनी पोलैरिटी को चेंज करते रहते हैं एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ओके, तो उससे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है।
और फिर आप इस डिवाइस को रखते हैं कहाँ पे, तो केप्ट इन यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस डिवाइस को आप एक यूनिफॉर्म और परपेंडिकुलर, जैसे हमने यहाँ पे देखिए क्रॉस दिखाया हुआ है, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये ऊपर से इस अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये इनटू द प्लेन जा रहा है ना। तो इस तरह से ऊपर नॉर्थ पोल होगा, नीचे साउथ पोल होगा, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस डिवाइस को रखा और उसको एसी वोल्टेज सोर्स से आप इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। इस कनेक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डीज के बीच में लाई करता है। अब ये चूंकि हॉलो मेटालिक्स है ना, तो हॉलो मेटालिक्स के अंदर में आपने पढ़ा है शिल्डिंग इफेक्ट होती है। शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करता, अंदर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वहां पे काम करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी काम करना है वो इन डीज के बीच में काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम करेगा, इन डीज के बीच में जो थोड़ा सा गैप है, इस गैप में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है तो Q इंटू ई का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और उसकी वजह से उसमें एक एक्सिलरेशन आ जाएगा। उसी एक्सिलरेशन से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी जो भी बढ़नी है वो डीज के बीच में बढ़ेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर पाथ को अटेंड कर लेंगे। तो सर्कुलर पाथ को अटेंड करते रहेंगे और यहाँ पर जब जब डीज को पार करेंगे तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी के इंक्रीज होने से चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये अधिक रेडियस के साथ ये सर्कुलर पाथ को कवर करेंगे। फिर जैसे ही डीज पे आएंगे फिर से एक्सिलरेट हो जाएंगे और फिर अधिक रेडियस के साथ फिर से कवर करेंगे। इस तरह से इनका रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा और इनकी स्पीड भी जो है वो बढ़ती जाएगी, और फाइनली ये वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ ये यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, और बाहर जो भी इनको टारगेट मटेरियल होगा वहां से इनको कोलिजन करना होता है आगे के फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रमोट करने के लिए, है ना। तो यहाँ हमने इसलिए लिख दिया एसिलरेटेड बिटवीन द डीज। तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एसिलरेशन में आते हैं बिटवीन द डीज, और इस डीज के अंदर आएंगे तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करेंगे, लेकिन हर चक्कर के बाद रेडियस चूंकि बढ़ जा रहा है तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक सेमी सर्कुलर चक्कर में स्पीड फिक्स रहेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड फिक्स रहेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड फिक्स रहेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, और इस तरह से फाइनली जब बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, साइक्लोट्रॉन के रेडियस जो मैक्सिमम रेडियस हो सकता है वहां के बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये बाहर निकल के किसी टारगेट को हिट करेंगे। तो वही बात लिखा हुआ है, द चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सिलरेटेड इज प्लेस्ड या प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द डीज। यहाँ पर सेंटर पर आप चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर आप रखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, एंड द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज। तो डीज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी ये प्लस तो कभी ये प्लस, कभी ये प्लस तो कभी ये प्लस, कभी ये माइनस तो कभी ये माइनस, इस तरह से ऑसिलेटिंग, एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर दूसरा प्लस तो पहला माइनस, इस तरह से एसी में हम जानते हैं वर्क होता है। तो वहाँ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्योंकि प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जब प्लस इधर है माइनस उधर है तो इधर से उधर गया, और जब इधर प्लस इधर माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से इधर आया। तो जब आपके चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएंगे तो इधर प्लस इधर माइनस करके इधर फील्ड इधर फोर्स लगा देगा, और जैसे ये घूम करके हाफ सर्किल कवर करके यहाँ तक आएगा तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। उस समय तक एकदम वो एक दूसरे के साथ अपना इसी तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करता है। तो ये प्लस ये माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया तो फिर से इधर एक्सिलरेट हो जाएगा, है ना, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इसको बीच में यहाँ प्रोड्यूस करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका जो यहाँ पे फोर्स लगना शुरू होगा, और इसके बीच में जब जब जाएगा तो इस तरह से सिंक्रोनाइज करना है एसी की फ्रीक्वेंसी के साथ। ये जब तक अपना हाफ सर्किल पूरा करे तब तक में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मिल जाए कि वो उसको एक्सेलरेट कर दे, है ना। इधर जाएगा तो इधर प्लस इधर माइनस तो इधर एक्सेलरेट हो गया, जैसे ही घूम के यहाँ पे आएगा तो इधर प्लस इधर माइनस तो फिर इधर एक्सेलरेट हो जाएगा, फिर घूम के आएगा तो इधर प्लस इधर माइनस तो फिर इधर एक्सेलरेट हो जाएगा। और जब जब एक्सेलरेट होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने पर क्या होगा, ये अधिक रेडियस को कवर करेगा, विथ हाई स्पीड वहाँ पर मूवमेंट होगी। तो स्पीड इसकी हर सेमी सर्किल के बाद बढ़ती चली जाएगी, और फाइनली बढ़ते बढ़ते ये किनारे जब आ जाएगा तो बाहर इजेक्ट हो जाएगा। तो उसी बात को लिखना है, the charge particle to be oscillated is placed or produced at the center of the D's, and the oscillating electric field between the D's accelerates the particle, and magnetic field keeps the particle on the circular track। magnetic field की वजह से ये circular track पे रहेगा, हमने पढ़ा है। अगर आप इस तरह से क्रॉस फील्ड या
या डॉट फील्ड में आप रखोगे इस तरह से, चार्ज पार्टिकल को मोशन दोगे तो वो सर्कुलर पाथ को अटेंड कर लेता है, तो सर्कुलर पाथ को इस तरह से वो अटेंड कर लिया है। तो ऑन द सर्कुलर ट्रैक विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ड्यू टू इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसा बात लिख दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इमिटेड आयन विथ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो काफ़ी ज़्यादा होती है उस रेंज में आपको आता है और टारगेट को जाके हिट करता है। ये एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है दोनों डीज। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ड्यू टू परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि दिखाया गया है क्रॉस फील्ड। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के बारे में ये इसके हो गए आपको प्रिंसिपल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। और अब इसमें जो सबसे थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्पज से हम लोग को क्या देखना है कि हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा उतना ही समय में यहाँ पर पोलरिटी को चेंज हो जाना है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसको एक्सीलरेट करने का काम करे बिटवीन द डीज। तो उस पर आधारित कितना समय लगा, क्या टाइम पीरियड हुआ, क्या फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे क्या काम हुआ, तो कुछ फार्मूले आते हैं, आइए उसको देख लिया जाए। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जानिए। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, एक नंबर में द टाइम टेकन बाय आयन टू डिस्क्राइब ए सेमी सर्किल इन 1D। यहाँ पर जो जैसे ये 1D हो गया, तो इसमें जो पार्टिकल है उसको एक सेमी सर्कल ट्रेवल करने में कितना समय लगे, चाहे छोटा हो सेमी सर्कल या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए मान के चलिए आप कोई भी रेडियस आर के लिए बात कर रहे हैं अगर, तो सेमी सर्कल का जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आएगी वो हो जाएगी पाई आर, टोटल पूरी होती है ना 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सेमी सर्कल का यहाँ से यहाँ तक आर चल रहा है, तो पाई इंटू आर एंड डिवाइडेड बाय इसकी जो भी इस यहाँ पर स्पीड रही होगी उसको हम भी मान रहे हैं, तो पाई आर अपॉन भी। ये हो गया ऊपर में डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया आपका टाइम। अब आर की वैल्यू जो होती है, चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर घूम रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ बी होगी, चार्ज जो पार्टिकल है आपका पॉजिटिव पार्टिकल, उस पर जो चार्ज हुआ उसका अमाउंट क्यू हो गया, कुछ मास होगा उसका स्मॉल एम मास हो गया। तो ये आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आपका ये क्रॉस या फिर डॉट मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये घूमता है इस तरह से, तो वहां पर जो रेडियस होता है उसके लिए एम वी बाई क्यू बी लिखते हैं आप। तो उसी आर के लिए आप एम वी बाई क्यू बी यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए वी आपका कैंसिल हो गया, पाई एम बाई क्यू बी आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, देखिए कि मास, चार्ज और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो भी टाइम लग रहा है, आप किसी भी रेडियस के लिए बात करेंगे तो वो जो सेमी सर्कल में यहाँ से यहाँ कवर करेगा या फिर यहाँ से यहाँ कवर करेगा, वो टाइम आपका देखिए यहाँ पर उस रेडियस से इंडिपेंडेंट है। और यही खास बात होती है साइक्लोट्रॉन की, कि आप चाहे छोटे सर्कुलर पाथ पे जाएं या बड़े सर्कुलर पाथ पर जाएं, आपको यहाँ से यहाँ उस सेमी सर्किल को ट्रेवल करने में समय हमेशा एक जैसा लगने वाला है, पाई एम बाई क्यू बी। और यही बेसिकली इसका मेन प्रिंसिपल भी होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर द वर्किंग फंक्शन, द वर्किंग या फिर फंक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट that the time period of one revolution is independent of its speed and radius। आप देखते हैं यहाँ पे ना तो स्पीड है ना तो रेडियस है ऑफ द सर्कुलर पाथ इनसाइड द डीज। तो डीज के अंदर में जो आप यहाँ से यहाँ गए तो वो भी ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से यहाँ आए वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। टोटल टाइम अगर एक पूरा सर्किल के लिए निकालिएगा तो इसको डबल कर देना है, सीधा सीधा 2 पाई एम बाई क्यू बी बन जाएगा, है ना। तो टोटल टाइम टेकन बाय आयन टू डिस्क्राइब वन फुल सर्किल is also equal to time period of oscillating electric field which can be given as। अब ये जो आपका फुल यहाँ से यहाँ जो एक कंप्लीट सर्कल आ गया, उसको हम लोग यहाँ पर उस दौरान क्या होगा, प्लस माइनस, और फिर वहां पर ये माइनस प्लस बन जाएगा और इधर वाला प्लस माइनस बन जाएगा। मैंने इसका भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए जब तक ये अपना एक पूरा सर्कल करता है, क्योंकि जब तक ये अपना एक हाफ सर्कल इधर कवर करेगा तो इधर अभी जो प्लस था वो दूसरी तरफ चला जाएगा, जो माइनस था वो भी दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हाफ ऑसिलेशन आपके यहाँ पे इस जो एसी सोर्स आपने डाल रखा है उसका भी हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। पार्टिकल अपने हाफ ऑसिलेशन में हाफ सेमी सर्कल, हाफ यहाँ पर सर्कल कवर करेगा, मतलब सेमी सर्कल को कवर करेगा, बाकी हाफ में ये दूसरे हाफ ऑफ जो है आपका सर्कल जो कि सेमी सर्कल है दूसरा वाले डीज में उसको भी कवर कर लेगा। टोटल मिला देंगे तो इसका जब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो ये भी अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो वही कहा जा रहा है कि उस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में जो समय लगा वो क्या हो गया, 2 टाइम्स टी हो गया, क्योंकि एक सेमी सर्कल को कवर करने में जो समय लग रहा है वो तो हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर आप 2 सेमी सर्कल का लेके चल रहे हैं तो 2 से सीधा सीधा गुना कर दीजिए, तो आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो यही टाइम पीरियड हो गया। तो इसीलिए अब इसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। तो यही फ्रीक्वेंसी जो आती है वो 1 अपॉन ये टाइम पीरियड आता है।
तो आप इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2πm। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी 1/t मतलब क्यू बी अपॉन 2πm। तो ये वाला ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको निकालनी रहती है, तो आपने लिख लिया दी वर्किंग या फिर फंक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट, इसको आप प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये फैक्ट है कि टाइम पीरियड जो है रिवॉल्यूशन का वो इंडिपेंडेंट है इसके स्पीड से और इसके रेडियस से। तो किस स्पीड से चल रहा है, किस रेडियस के अलोंग चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कवर करना हो या छोटे रेडियस पर कवर करना हो, आपको समय सेम लगना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वो छोटे वाले पाथ पे होगा तो इसकी स्पीड कम होगी, ओके, और समय जितना लगना था वो लग गया। बड़े वाले पाथ पर होगा तो समय उतना ही लगना था जितना पहले लगा है, और उसके बाद इसको बड़े पाथ को कवर करना है, इसका मतलब बड़े पाथ पे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब स्पीड आपकी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे ये बड़े वाले पाथ पर आएगा स्पीड इसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन टाइम इसको वही लगेगा जो इसको छोटे वाले को कवर करने में लगा था। तो इस तरह से जब ये साइक्लोट्रॉन अपने मैक्सिमम रेडियस तक पहुंच जाएगा, जिसको अगर हम लोग R0 मान लें, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन डिवाइस, तो जब ये अपने मैक्सिमम रेडियस तक पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग जो इसकी अपनी वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी के स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर करोगे तो इसकी अपनी मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। वो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज ई मैक्स क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m इंटू R0 स्क्वायर। तो आइए जरा एक नज़र इसके हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे आया। तो जैसा मैंने कहा हाफ एम बी स्क्वायर में आपका जो भी v होगा और करस्पॉन्डिंग R0 होगा, उनके बीच इस फॉर्मूले को यूज करिएगा तो ये दिख जाएगा। तो आइए एक बार उसको भी लिख लिया जाए। तो आइए बच्चों कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो R0 हो गया आपका मैक्सिमम रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, जिसको आप Rmax भी कह सकते हो। V0 हो गया करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R0। तो ये वाला जो मैक्सिमम R0 वाला रेडियस है, जो लास्ट सेमी सर्कल वाला टर्न आएगा, और वैसे तो यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर वगैरह लगा करके हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो लेकिन हमने रफली ऐसे ही दिखा दिया आपको कि लास्ट वाला सेमी सर्कल जब एंड कर रहा है तो उस वक्त ये बाहर निकल आया, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R0, तो इस वाले लास्ट वाले पर जो स्पीड है वो V0 हो गया, दैट इज Vmax भी आप इसको बोल सकते हैं। तो Rmax और Vmax के साथ आप यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी B वगैरह गिवन होगी, मास M होगा, चार्ज Q होगा, जान रहे हैं आप। तो R0 बनेगा M V0 बाई QB एज यूजुअल। सो V0 बिकम R0, देखिए V0 यहाँ हो गया, तो ये वाला R0 QB यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई M आ जाएगा, देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ही होती है जो पार्टिकल बाहर रिजेक्ट होता है उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वही काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आपको आएगा, चूंकि मैक्सिमम वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आप काम कर रहे हो जो कि V0 है, तो हाफ एम V0 स्क्वायर आप लिख सकते हो। सो हाफ एम और V0 जो आपने यहाँ पे निकाला था इसको यहाँ पे पुट कर देना है सीधा सीधा। तो R0 QB बाई M, और ये स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दीजिए, और फिर इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि M कैंसिल हो गया, और फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी या फिर जो कहिए कि टोटल एनर्जी जो भी इसका यहाँ पे बन रहा है, तो वो पार्टिकल का, तो वो अपने आप में प्रोपोर्शनल टू क्या है, R0 के स्क्वायर। मतलब कि जितना ज़्यादा साइक्लोट्रॉन का ये मैक्सिमम रेडियस आपके पास रहेगा, उतनी ज़्यादा स्क्वायर के हिसाब से आपको एनर्जी पार्टिकल की मिलेगी, ठीक है। इसलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में ये चला जाता है। चलिए ये सब तो ठीक है, सिंपल हो गया। अब ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जहाँ पूछेगा अप्लाई कर सकते हैं, और ये प्रोपोर्शनलिटी वगैरह वगैरह भी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में दिखे तो यूज करेंगे। अब यहाँ पर साइक्लोट्रॉन वाले केस में अगर मान लीजिए कि आपने कहा किसी को मैंने साइक्लोट्रॉन पढ़ लिया, तो उनका एक सिंपल सा छोटा सा सवाल होगा आपसे कि व्हाई साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज हम लोग क्यों नहीं करते हैं, उसके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, बीटाट्रॉन बोलते हैं उसको, तो उसको यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन में क्या प्रॉब्लम आती है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कोई भी लाइट वेट पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रॉन जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, तो वो भी उसका भी वेट भी क्या है, कम है। तो ये जो लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो पॉजिट्रॉन हो, तो इन लोगों को इन पार्टिकल्स को आप साइक्लोट्रॉन डिवाइस की मदद से आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि आप जब यहाँ पर देखेंगे कि ये लोग बहुत जल्दी अपनी इतनी हाई स्पीड गेन कर लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इसमें आप इसको रखोगे तो वो बहुत जल्दी इतनी हाई स्पीड गेन कर लेते हैं कि स्पीड गेन करने के बाद इनका जो मास होता है वो बढ़ने लगता है। आइंस्टाइन की एक रिलेटिविटी थ्योरी है, उसके अनुसार कोई भी पार्टिकल अगर हाई स्पीड को गेन कर रहा है तो उसका मास बढ़ने लगता है। तो कहिएगा ये बात तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन उनके साथ भी होगी।
तो वो पहले से ही मासिव है, तो उनका मास इतना भी नहीं बढ़ता कि वो साइक्लोट्रॉन के कॉन्सेप्ट को फॉलो ना करे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स इस तरह से बढ़ जाएगा कि फिर वो साइक्लोट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम टाइम लगना चाहिए, चाहे इसमें चाहे किसी भी जाए, वो चीज़ ही गड़बड़ा जाती है इलेक्ट्रॉन के केस में। फिर वो क्या होता है कि अलग अलग सर्कुलर पाथ के लिए जो भी वो सेमी सर्कल को कवर करता है वो अलग टाइम के हिसाब से करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी और जो यहाँ पर घूम रहा है वो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं करती, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। कहने का मतलब हुआ जैसे अब यहाँ पर मान लो घूम के आएगा और अब इसको इधर प्लस होना चाहिए था, इधर माइनस होना चाहिए था, तो मान लो किसी एक बार हो गया तो एक्सीलरेट हो गया। और फिर ये जब तक घूम के आएगा उससे पहले ही अगर मान लो कि अब फिर जब यहाँ आता नॉर्मल केस में तो इधर प्लस इधर माइनस होना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुआ। अगर इधर प्लस ही रह गया इधर माइनस रह गया तो फिर क्या होगा, ये इधर वाले क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे, तो वापस उसको रिटार्ड कर देंगे, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट है कि हर बार जब भी वो सेमी सर्कल को कवर करेगा उसके बाद वो एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, उससे रेडियस बढ़ेगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर मास के बढ़ने की वजह से गड़बड़ा जाता है। तो ये वजह होती है कि इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी लाइट पार्टिकल्स जो बहुत हल्के पार्टिकल्स होंगे, लाइट मीन्स हल्का, तो उन सबको आप साइक्लोट्रॉन की मदद से एक्सेलरेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला जो आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी वाला जो फार्मूला है जिसमें स्पीड के साथ मास इंक्रीज कर जाता है, तो इस फार्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी अपने मास को डबल ट्रिपल करना शुरू कर देता है, तो बहुत जल्दी आउट ऑफ फेज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिख देते हैं मूविंग मास फॉर्मूला। तो वो जो मूविंग मास का फॉर्मूला आएगा ये रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही स्पीड इलेक्ट्रॉन की काफ़ी ज़्यादा होगी तो मास तो उसका पहले से कम है, तो आपका क्या होगा कि v अगर बढ़ेगा तो v बढ़ेगा तो फिर ये क्वांटिटी कम होती जाएगी यहाँ पे, तो ओवरऑल क्वांटिटी आपकी यहाँ पे आप देखो 1 माइनस समथिंग, तो ओवरऑल यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा और आपने एक से कम का रूट करोगे तो वैल्यू भी आपको बड़ी हुई वो कम आती जाएगी एक से कम का। तो इसको आप ठीक से यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ अगर भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है, आराम से देखिए, भी बढ़ाइएगा, भी बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक, सिंपल। अब भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो 1 माइनस समथिंग जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सही बात है। जब भी बढ़ेगा और यहाँ पर आपका c तो कांस्टेंट हो गया, c इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज कांस्टेंट, तो अगर आपका v बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। अब आप 1 माइनस समथिंग कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू तो बढ़ गई, तो 1 माइनस समथिंग ओवरऑल वैल्यू तो कम हो गई ना, तो कम हो गई, रूट करोगे तो वो और कम ही रहेगी, तो वो कम हो गई तो डिनोमिनेटर आपका कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपका v बढ़ेगा तो आपका जो ये मूविंग मास वाला मास है वो रेस्ट मास से अधिक हो जाएगा, तो मास इंक्रीजेस, और ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं ग्रेटर देन एम नॉट, और ये बहुत जल्दी जो है आपका डबल, ये एम नॉट का डबल ट्रिपल इस तरह से हो सकता है। और फिर उसकी वजह से जो हमारा टी निकला था, टी क्या था, पाई एम अपॉन क्यू बी, मतलब एक सेमी सर्कल पाथ को कवर करने में लगने वाला समय, तो वो वाली वैल्यू देखिए डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मास आपका चेंज होगा तो ये टाइम ही चेंज हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वही प्रभावित हो जाएगा, वही आपका इलेक्ट्रॉन के केस में या हल्के पार्टिकल के केस में फेल्योर हो जाएगा, है ना। तो यही वजह हो जाती है कि आप इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में रख करके एक्सीलरेट नहीं करा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सिंस t varies with variation in mass, ठीक है। तो t जो हो गया वो देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो मास बढ़ता जाएगा तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और इधर से जो आप करेक्शन दिए हुए थे ऑसिलेटर का वो तो फिक्स फ्रीक्वेंसी का था, तो वो फ्रीक्वेंसी और इसके वजह से जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ रही है जो 2 टाइम्स होगा 2 टाइम्स क्यू बी बाय
पाई एम उलट के जो पीछे कराया हुआ है, तो वो सारी जो है आपस में मैच नहीं करेगी, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में उधर ही डिस्क के अंदर में ही टकरा के इधर उधर रह जाएगा, बाहर आप ला ही नहीं सकते उसको। तो ये सारी बातें हो गई। अब साइक्लोट्रॉन में एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि क्योंकि एनर्जी का आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, Q कांस्टेंट, B कांस्टेंट, जो भी पार्टिकल है उसका मास कांस्टेंट, और रेडियस ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन इज कांस्टेंट। तो कहने का मतलब हुआ कि चाहे जितनी देर में साइक्लोट्रॉन से पार्टिकल बाहर आए, जब भी बाहर आएगा तो वो इसी काइनेटिक एनर्जी या इसी टोटल एनर्जी के साथ वो बाहर आएगा, ठीक है। और अगर आपने बाहर से वोल्टेज कम सप्लाई किया है तो भले वो देर लग सकती है, वो देर से बाहर आएगा, लेकिन आएगा जब भी तो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर आपने वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अधिक है, तो वो जल्दी जल्दी एक्सेलरेट होगा, वो जल्दी जल्दी उस वेलोसिटी को गेन करेगा, जल्दी जल्दी उस बाहर के रेडियस पर आ जाएगा, और उसके बाद भी वो निकलेगा तो इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। तो एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर आपने वोल्टेज कम सप्लाई किया हुआ है बाहर से साइक्लोट्रॉन को, तो जो भी पार्टिकल्स है वहाँ पे, चाहे वो प्रोटॉन है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल्स, चाहे न्यूट्रॉन्स हैं, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो जो हैवी हो थोड़ा, माने बिल्कुल लाइट नहीं होना चाहिए, प्रोटॉन की थी आपके पॉजिट्रॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन वाले मास की तरह नहीं होना चाहिए, प्रोटॉन के मास या उससे अधिक मास वाले होने चाहिए। तो वो जब भी बाहर निकलेगा वो इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर वोल्टेज आपने ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा, वोल्टेज अगर आपने कम अप्लाई किया हुआ है तो थोड़ा देर से बाहर आएगा, बट उसको आना इसी एनर्जी के साथ है। क्लियर? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात होती है। तो बच्चों जो बताया आपको उसे लिख लेते हैं कि इफ द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द साइक्लोट्रॉन रिमेन्स हाई, ठीक है, अगर आप हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं साइक्लोट्रॉन पे, हाई वोल्टेज डाल रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल आपका जो बाहर आएगा फ्रॉम साइक्लोट्रॉन वो क्विकली जल्दी आ जाएगा, दैट इज रिक्वायर्स लेस टाइम, ठीक है। Whereas if the voltage across the cyclotron remains low, कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कम पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल फिर भी बाहर आएगा, लेकिन ये थोड़ा लेट बाहर आएगा, ये मोर टाइम रिक्वायर करेगा, दैट इज रिक्वायर्स मोर टाइम, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है, तो जब आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ होगा तो डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई हो जाएगी, उससे क्या होगा कि फोर्स ज़्यादा लगेगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा आ जाएगा, तो जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उसमें गेन इन स्पीड जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी एक बार डीज को पार करेगा तो काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ वो इंक्रीज हो जाएगा वहाँ उसकी वेलोसिटी। तो क्या होगा कि उसका जो पाथ आएगा आपका वो बड़े बड़े रेडियस वाला अपना पाथ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कम ही राउंड उसको मारना पड़ेगा और फिर वो बड़े वाला जो भी रेडियस होगा साइक्लोट्रॉन का मैक्सिमम रेडियस वहां तक पहुंच जाएगा और जल्दी से बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन जब आप कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, और जब वो कमजोर हो जाएगा तो फिर जो वो पास करेगा तो फिर उसमें उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं आ पाएगा, तो गेन इन वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तो उसको जो रेडियस में गेन मिलना चाहिए था वो उसको कम मिलेगा, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उसको घूमने पड़ जाएंगे वहाँ पे। तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर वो घूमेगा तो ऑफकोर्स, और हर टर्न में उसको टाइम तो सेम ही लेना है ना, पहले वाले केस में भी बाद वाले केस में भी। तो उस केस में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर वो घूमेगा तो फिर ऑफकोर्स थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, सो लेट बाहर आएगा, दैट इज रिक्वायर्स मोर टाइम। हाउएवर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन बोथ दी केसेस, चाहे वोल्टेज लो हो या हाई हो, दोनों ही केस में जब वो बाहर आ जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो इमीडिएट चार्ज पार्टिकल की होगी दैट रिमेन्स द सेम, क्योंकि अगर वो फाइनली उस पाथ पर आ चुका है जो बाहर वाला पाथ है, तो जैसे उस पाथ पर आएगा तो उसकी स्पीड जितनी आपको हाई वोल्टेज में मिलेगी उतनी ही आपको लो वोल्टेज में मिलेगी। लो वोल्टेज में थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया हुआ है, लेकिन जब वो आ जाएगा वहाँ पर तो ऑलरेडी जितना वर्क डन होना चाहिए था वो हो चुका है उसके ऊपर, तो आपको फिर वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, कभी कभी इससे मिला के ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। चलिए अब हम लोग साइक्लोट्रॉन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत आसान होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे आप देखो, द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन ए साइक्लोट्रॉन दिया हुआ है 3.5 टेस्ला, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मस्ट बी अप्लाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब जो बाहर से आपने एसी सोर्स डाला हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मतलब कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है बिटवीन दैट इज इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स। तो हमने फॉर्मूला देखा है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का
QB अपॉन 2πm। तो आप सीधा सीधा चार्ज ऑफ द प्रोटॉन जो 1.6 × 19 बी दिया हुआ है 3.5, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg। तो ये आप ये सब यहाँ पे पुट करेंगे और फिर आप इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट 5.57 10⁻7 हर्ट्ज इस तरह से निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर जो है यूज़ करना है और आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी बच्चों, तो देखिए यहाँ पर दो सवाल हैं आपके पास साइक्लोट्रॉन के। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए साइक्लोट्रॉन इज 0.7 टेस्ला। दे दिया मैग्नेटिक फील्ड कितना का अप्लाई किया हुआ है एंड रेडियस ऑफ इट्स डीज इज दिया हुआ है 1.8 मीटर। तो ये हमेशा मैक्सिमम वाला काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो आर नॉट वैल्यू आपको दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू दे दिया। पूछता है व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इमर्जेंट प्रोटॉन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आपको तो फार्मूला पता है एनर्जी वाला, ठीक है। उसमें सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे और थोड़ा सा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्ट करके देखिए। मेगा मतलब 10⁻6, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देखिए कैसे क्या आता है। और दूसरा सवाल पढ़ देते हैं। ड्यूट्रॉन्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर इज जस्ट बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। मतलब एक साइक्लोट्रॉन से जो आपके ड्यूट्रॉन्स इस बार बाहर आ रहे हैं, तो ड्यूट्रॉन याद रखिएगा जिसका चार्ज तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही होगा, लेकिन मास जो होगा वो प्रोटॉन के मास का डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी है। तो ड्यूट्रॉन्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर इज जस्ट बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। तो 32 सेंटीमीटर के रेडियस से वो जस्ट बिफोर बाहर आया है ड्यूट्रॉन। कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज। ओके, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब वही हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक ही बात है ये सब, फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूछ रहा है आपसे, और द एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन फ्रॉम इमरजेंस। तो जब बाहर आएगी तो किस एनर्जी के साथ, किस स्पीड के साथ। तो देखिए सारे फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार आप ट्राई करें फिर हम बनाते हैं तो मिलाइएगा। ओके, तो क्लियर है बच्चों। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए साइक्लोट्रॉन 0.7 देखिए आपका फील्ड दिया हुआ था, रेडियस आपका 1.8 दिया हुआ है, एनर्जी आपको निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻19 जूल अगर होता है तो इसी को आपको बोलना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वास्तव में ये कितनी एनर्जी होती है कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है या जो इलेक्ट्रॉन पर वर्क डन होता है वो Q/V के फॉर्मूले से लिखिएगा ना। तो Q/V मतलब Q का वैल्यू हो गया 1.6 × 10⁻19 और V का वैल्यू हो गया 1, तो वो जूल में बन जाता है। तो वही बात हो गया कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को जब आप एक्सेलरेट कराते हो तो वो जितनी एनर्जी गेन करता है वही हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी की आपकी वैल्यू जो आएगी वो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाली वैल्यू रख देंगे और ये जूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो 1.6 × 10⁻19 जूल इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या था, फार्मूला था ईमैक्स पूछ रहा है हमसे। ईमैक्स का फार्मूला था Q²B² R0² जो वैल्यूज कह रहा है हम रख देते हैं। चार्ज 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0.7 टेस्ला, R0 ये 1.8 मीटर रेडियस और ये 2 × मास, तो 2 × मास ऑफ दी कौन सा है आपका यहाँ पर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27। अब बस इनको आप आपस में सॉल्व करेंगे तो ये पहले जूल में इतना कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इससे यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है कन्वर्ट, तो फिर 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तभी वैल्यू जो होगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी। तो ये जब आप भाग दे रहे हैं तो इस प्रकार से आएगा और ये दोनों दशमलव का इधर ले आइए तो 76 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 को ही आप मेगा बोलते हैं, सो ये बन जाएगा 76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, आसान था। दूसरे वाले में क्या है, पहला वाला तो बहुत इजी होगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पूछ रहा है और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था हमारे पास BQ/2πm। तो यहाँ से हम B निकाल सकते हैं 2πm × f, इस तरह से डिवाइडेड बाय Q। तो ये चीज़ चला आएगा। और अब ये सारी वैल्यूज हमको मालूम है। यहाँ पे 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, फ्रीक्वेंसी देखिए 10 मेगाहर्ट्ज, तो 10 और मेगा के लिए 10⁻6। मास ऑफ द ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का याद रखिएगा डबल ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास प्लस एक न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम रखते हैं हम लोग। सो 2 × 1.67 × 10⁻27 kg
वो आ गया, एंड डिवाइडेड बाय चार्ज, तो चार्ज तो उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो 1.6 टेन पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 1.3 टेस्ला में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा जो अब आपसे पूछ रहा है एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स अपॉन इमरजेंस, जब वो बाहर निकलेगा तो इसमें रेडियस वगैरह को इम्प्लीमेंट करके आप ला सकते हैं। तो आप जल्दी से ट्राई कर लें, फिर हम मिला देते हैं। तो सो फाइनली देखिए बच्चों, तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर दिया आपका एनर्जी के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला था क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू आर नॉट स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको मालूम है। न्यूट्रॉन के लिए जो आप चार्ज लिखेंगे वही प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। सो 1.6 टेन पावर माइनस 19 स्क्वायर था, तो यहाँ होल स्क्वायर। फिर फील्ड जो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है 1.3 पुट करते चले जाएं, और ये 2 और मास, तो न्यूट्रॉन का मास जो होगा प्रोटॉन के मास का डबल होगा, तो 2 इंटू 1.67 टेन पावर माइनस 27। ठीक है, और आपका ये आर नॉट जो कि 32 सेंटीमीटर था, मीटर में बदलेंगे 0.32 मीटर आ जाएगा, और स्क्वायर कर देंगे। तो उस हिसाब से फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इस तरह से ये आ जाएगा, ये आपको जूल में आ जाता है। ठीक है, ये जो आपने एसआई सिस्टम में सॉल्व किया तो एसआई सिस्टम जूल में आ गया। तो अगर जूल में ऑप्शन है तो जूल में ही देखना है, नहीं तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपको बताया था अभी कि 1.6 टेन पावर माइनस 19 से आप अगर डिवाइड कर दोगे तो ये जूल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और फिर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 10 पावर 8 इधर अरेंज कीजिए, तो 10 पावर 6 जो कि मेगा में कन्वर्ट हो गया, तो 4.145 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे बनती है। वही इसका जवाब हो जाएगा एनर्जी मैक्स। और स्पीड के लिए बात करेंगे तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला था आर नॉट इज एम वी नॉट बाई क्यू बी। सो वी नॉट आपका बन जाएगा आर नॉट इंटू क्यू बी बाई एम। ओके, फिर सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू 0.32, क्यू की वैल्यू 1.6 माइनस 19, बी की वैल्यू 1.3 टेस्ला जो आपने निकाला पहले ही, और मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटोनिक मास। तो इस तरह से फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.2 10 पावर 8 आ गया, जिसको अरेंज कर लीजिए तो 2 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाता है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है। तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन पर आप देखोगे कि अक्सर आपको क्या रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही रखेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 12, जिसमें हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो तब तक के लिए यहाँ तक कवर करके रखिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।